आज के आपके करंट अफेयर्स 7 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है एक एक्ट के बारे सरकार का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। देखो, आपके ओवर द टाइम एक चीज पाई गई कि एज अ एडल्ट अगर किसी को कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, कोई भी सेक्सुअल एनकाउंटर होता है, रेप जैसा कुछ भी, एज अ एडल्ट तो फिर भी हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, पर एज अ चाइल्ड कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या गया। तो इसी के चलते हुए आपके एक एक्ट पास किया गया है जिसके थ्रू कोई भी हरासमेंट जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, कोई भी मतलब जेंडर का चाइल्ड हो, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगता है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट लगता है। ये सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी हर चीज को कवर करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है और वही इसे मैनेज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो अगर वो बता भी दें कि ऐसा कुछ हुआ है, जैसे वो पता भी चल गया, उसके बाद ना हमारी नॉर्मल जुडिशरी में ना हैरासमेंट बहुत ज्यादा है, जगह जगह पे बार बार इंसिडेंसेस को डिफाइन करना, ठीक है, गवाहों को पेश करना, वो सब कुछ ना एक चाइल्ड की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हैवी चीज है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए ना ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उससे भी बहुत ज्यादा रिलैक्स किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो अंडर एज है यानी कि 18 साल से कम है, उनके लिए एक्ट अप्लाई होता है। उसके केस में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं जहां पे उन्हें एज अ सेफ इन्वायरमेंट और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंडर आपकी सारे के सारे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर खुद पर्सनली पेश भी नहीं हो सकते तो इस कंटेक्स्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी क्वेश्चनिंग कर ली जाती है। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी हमेशा बनी रहे और वो पूरे इंडिया में सेफ महसूस करें। अब देखो, ये जो चीज है, ये चीज याद रखना, जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि केसेस ये भी पाए गए हैं कि मेल चाइल्ड के अगेंस्ट भी सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण ये दोनों चीजों के लिए कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम है वो इस एक्ट के अंडर कवर होता है एज अ चाइल्ड। ठीक है, उसके अंदर उनकी फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट हर चीज को ध्यान रखा गया। अब इसमें हर ऑफेंस कवर होता है, जैसे कि चलो, जैसे रेप का इंसिडेंस तो मैंने डिफाइन किया। इसके अलावा आपकी जो पोर्नोग्राफिक जैसी चीजें हैं, किसी भी बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर कोई ऑनलाइन अपलोड करता है या इवन अपनी डिवाइसेस में तुमने स्टोर करके किसी के है, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ये सीरियस ऑफेंसेस हो जाते हैं। इस कारण किसी के, मतलब ये डायरेक्टली ऑफेंस बनता है अगर किसी के भी डिवाइसेस में ऐसा कोई भी चीज हो। ठीक है, तो ये हाईली ऑफेंसिबल चीजों में है। अगली जो चीज है वो है ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड। ये तीनों एक ही करंट अफेयर में आई हुई है, तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड। करंट अफेयर यही था कि आपके प्राइम मिनिस्टर सितंबर में ये तीनों मीटिंग्स अटेंड करेंगे। ठीक है, सितंबर में ये सारे के सारे तीन मीटिंग्स अटेंड होनी है, तीनों की मीटिंग सितंबर में ही है। अब सबसे पहले ब्रिक्स क्या है देखो, दुनिया के 5 देशों ने मिलके, सारे के सारे 5 डेवलपिंग देश हैं, यानी कि जिन्हें इमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं। 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्होंने आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और अपनी डेवलपमेंट एक साथ और आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रुप बना लिया जिसे ब्रिक्स कहते हैं। ये ब्रिक्स जो नाम है इन्हीं देशों के नाम से है, बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों ने मिलके आपके ब्रिक्स देशों का ये पूरा ग्रुप बनाया है। ये एक, क्या हो गया,
ये जो 5 देश हैं, देखो इनकी बेसिक सोच यही थी। ये ओरिजिनली वर्ड ना आपके इकोनॉमिस्ट ने निकाला था, वो इसी कंटेक्स्ट से निकाला था क्योंकि ये 5 कंट्री से ना सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो पूरा 2000s का टाइम है, कि ये देश सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये भी एक टाइम पे डेवलप बन जाएंगे। तो वहां से इन 5 देशों ने आइडिया उठाया, आपस की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि हम एक साथ मिलके काम कर सकें, और बहुत सारे फ्रंट्स पे हम एक साथ मिलके काम करना शुरू भी कर चुके हैं। जैसे सारे देशों ने मिलके बनाया ब्रिक्स बैंक। अभी देखो आपके ब्रिक्स बैंक क्या है, आपके ना दुनिया में बहुत सारे ऐसे बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं जो सरकारों को लोन देते हैं। गवर्नमेंट्स को जब जरूरत होती है या उनकी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट फंड करना है, उसके लिए लोन्स देते हैं। जितने दुनिया के ज्यादातर बड़े बैंक्स हैं ना जो गवर्नमेंट्स को लोन देते हैं, वो ना वेस्टर्न कंट्री लेड है। उसका मतलब है या तो अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे उसमें दे रहा होगा, या यूरोपियन यूनियन, ऐसे कंट्री ज्यादातर पैसे दे रहे हैं। तो है क्या, हमारा उनके अंदर ना से नहीं है ज्यादा, कि कितना पैसा कहाँ कैसे लगे, वो सब कुछ हमारा से बहुत कम हो जाता है। तो हम पांचों ने मिलके क्या किया, हम पांचों ने मिलके एक ब्रिक्स बैंक बना लिया। ये भी दुनिया भर की, ये अपनी मेंबर कंट्रीज को मतलब लोन देगा, उनकी कंट्रीज में फंडिंग करेगा। तो इसके कारण हम डेवलपिंग वर्ल्ड में डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसे शंघाई कोऑपरेशन भी कहते हैं या इसे शंघाई पैक्ट भी कहते हैं। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। ओरिजिनली इसे 2001 में शंघाई, जहां से इसका नाम आया है, चाइना के शहर, वहां आपके 5 देश मिले थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 मिले थे, इन्हें शंघाई 5 भी कहते थे। ठीक है। हाँ, एक ना कोई छोड़ गया था। हाँ, उज्बेकिस्तान मिला था। उज्बेकिस्तान सॉरी 1996 में ही पहले बनी थी शंघाई 5 के नाम से। उज्बेकिस्तान नहीं था तब इसका हिस्सा। बाद में 2001 में जब इसका पूरा कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आया है, वो 2001 में बनी है, तब आपके उज्बेकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हाँ मुझसे यहाँ पे गलती हुई। देखो ये जो शंघाई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके एशियन, यूरेशियन कंट्रीज, ज्यादातर एशियन कंट्रीज है। और रशिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में आधी पड़ती है, आधी नहीं, थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है, बाकी सारा एशिया में है, इसलिए इसे यूरेशिया कह देते हैं। यानी कि यूरोप और एशिया के कंट्रीज मिलके। ठीक है, ये इसलिए बनाई गई ताकि हम एक तो एशिया के अंदर आपकी रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा सकें, ठीक है, सारे देश एक साथ मिलके काम कर सके। उसके बाद हमारे जो कॉमन इश्यूज हैं, जैसे इकोनॉमीज स्ट्रॉन्ग कर सकें, ये भी सारे डेवलपिंग देश हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे टेररिज्म की प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ डिस्कशन करके उसे सॉल्व कर सके। ऐसी चीजों के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसमें कोई आज तक सॉलिड चीज हुई नहीं है, बस मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ऐसी चीजें कर लेते हैं। देखो, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर एक साथ ही बने थे 2017 में। 2016 में दोनों ने एप्लीकेशन डाली थी, 2017 तक अप्रूव होगी, एक साल बाद तुम मतलब मेंबर बनते होते हो। 2016 में अप्रूवल आ गया था, 2017 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इससे हम इसके मेंबर नेशंस बन गए हैं। यही एक फ्रंट है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्रीज एक साथ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लेती है। नहीं तो हमारी आपस में इंडिया और पाकिस्तान की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहीं पे। क्लियर है? ये जो इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एससीओ के अंदर जो भी होना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी होना है, वो ये बॉडी फैसला लेती है। इस बॉडी के अंदर आपके या तो जो भी हेड होगा, मतलब जो भी हेड है, जैसे आपके
चाइना जैसे कंट्रीज में प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है, रशिया में प्रेसिडेंट है, ये सारे उज्बेकिस्तान यहाँ पे प्रेसिडेंट्स हैं। इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है कंट्री में, वो इस बॉडी में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे सारे फैसले लिए जाते हैं कि एससीओ में क्या किया जाएगा, ठीक है, और उसी के मुताबिक सारे फैसले होते हैं। क्लियर है? अगला है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्वाड। अब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब है चार, ये चार देशों का ग्रुप है। चार देश कौन से? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, इन्हें कहते हैं क्वाड। देखो इंडिया तो ऑब्वियसली होगा, तभी तो प्राइम मिनिस्टर हर एक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दुनिया के चार कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। इन चारों कंट्रीज में क्या कॉमन है? दो चीजें। इन चारों कंट्रीज में क्या कॉमन है? एक तो चारों की चाइना से प्रॉब्लम है, चाइना इन चारों देशों को तंग कर रहा है। दूसरी, ये एक डैश अलायंस है। ये चारों की चारों जो चाइना नहीं है, डेमोक्रेसी, ये एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये सारी चारों की चारों जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, चारों की चारों कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं। इसलिए भी ये चाइना में जो कम्युनिज्म है और जो चाइनीज वे ऑफ गवर्नमेंट है उसे रोकना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज को आपके चाइना कहीं ना कहीं तंग करता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को तो डायरेक्टली, और यूएसए जो वर्ल्ड पावर बनी हुई है उसकी वर्ल्ड पावर को एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज है। तो यहां पे इसी चैलेंज को काउंटर करने के लिए ये चारों देश एक साथ आए हैं। अभी तक क्वाड का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, इस कारण ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ एक डायलॉग है, ठीक है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेट्स सपोज ये चारों देश मिलके ये एग्रीमेंट कर लेंगे, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, कहीं पे कोई वॉर छिड़ी एक साथ जाएंगे, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर लिया तो ये फॉर्मल हो जाएगी। कोई भी, चाहे इतना एक्सट्रीम एग्रीमेंट नहीं भी किया, छोटा मोटा सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ही एग्रीमेंट कर लिया, तब भी वो फॉर्मल हो जाएगा। पर अभी तक कहीं साइन कुछ नहीं किया, बस चारों कंट्रीज मिलती हैं, बातें बुतें करते हैं, चले जाते हैं। तो ये इनफॉर्मल चीज है। इनफॉर्मल का मतलब है जैसे तुम अपने दोस्तों से मिल रहे हो, तो पेपर वर्क थोड़ी कर रहे हो कि आज मिले, मीटिंग भी मेमो पे साइन कर दो, ठीक है। दोस्तों से तो वैसे ही मिलाते हो, और इसे इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल होती है जैसे ऑफिस का वर्क होता है, कहीं पे पेपर वर्क होगा, वो चीजें होंगी, वो फॉर्मल होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है मंडा बफलो। इसी के साथ में जिन्होंने इस साल अपीयर होना है, इंडिया की सारी काउज और बफलोस की ब्रीड जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ मंडा पे नहीं रुकना, जिन्होंने इस साल पेपर देना है उन्होंने सारी पढ़नी है। मैं तुम्हें प्रिंट दे दूंगा जिन्होंने इस साल पेपर देना है। इस साल क्वेश्चन आ सकता है, अगले साल तक तो तब भी कम चांसेस हो जाएंगे। अगले 6 महीने के अंदर कोई भी पेपर है उसमें काओ बफलो के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये मंडा बफलो क्या है? ये आपके उड़ीसा में पाई जाने वाली एक खास ब्रीड है, ठीक है, बफलो की। इसे यूनिक ब्रीड ऑफ बफलो इन इंडिया का टैग मिला है। अभी तक 19 टोटल मार्क की जा चुकी हैं आपकी ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस के द्वारा। ICAR की बॉडी है ये, ठीक है, जो आपकी एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, उसके अंडर ही ये बॉडी है आपकी ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। वो ऐसे ही देखो, आपका ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का काम क्या है? इंडिया के अंदर जितनी भी
एनिमल स्पीशीज है, उसके अंदर भी खासकर जो ह्यूमन रेलिवेंट स्पीशीज है, लेट्स वो शीप होगी, गोट होगी, काओ, बफलो, ऐसी जो जानवर है जिन्हें हम यूज करते हैं, उनके पूरा एक जेनेटिक बैंक बनाना, उसके बाद किसी ब्रीड को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे किसी गाय का दूध बढ़ाया जाए, उसके जीन्स चेंज कर देंगे वैसे कोई बीमारी ना उसे लगे, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो सके, ठीक है, ऐसी सारी चीजें वो इसका काम है, वो रिसर्च कर। क्लियर है? इसका ऑफिस, जिनका हरियाणा का पेपर है, इसका ऑफिस करनाल में है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का ऑफिस करनाल में है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये क्यों फेमस है, क्यों मंडा बफलो इतनी फेमस हुई है? ये एक ना इसके अंदर ना रेजिस्टेंट है पैरासिटिक इन्फेक्शन से, जिसके कारण इसे बीमारियां बहुत कम लगती हैं, ठीक है। कोई भी पैरासाइट जो होता है, जो आम किसी की भी बॉडी में जा सकता है, ऐसी चीजें से बहुत कम लगती हैं, और इसे इस कारण बीमारियां कम लगेंगी, बीमारियां कम लगेंगी तो जो किसान को इनके मेडिकल एक्सपेंडिचर उठाने पड़ते हैं, कभी डॉक्टर को बुलाना पड़ जाएगा बीमार हो गए, तो वो सारे कम हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? अब ये मंडा बफलो को गंजम बफलो भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गंजम का एरिया उड़ीसा का जहां ये पाई जाती है, ठीक है, ये कोरपट डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ गंजम का है। ये जो बफलो होती है, यहाँ तो ये ऐश ग्रे कलर की होती है या ग्रे कलर की होती है, ठीक है, और बीच में कॉपर कलर्ड हेयर्स भी इसके होते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन चलो अभी आए नहीं है, पर ऐसे लास्ट ईयर आपके एलिफेंट के क्वेश्चन यूपीएससी में आ गए थे कि उनका जेस्टेशन पीरियड कितना है। जेस्टेशन का मतलब होता है कोख में रखना, कितना टाइम तक, बर्थ से पहले कितने महीने कितने दिन, ठीक है, वो चाइल्ड बेयर करते हैं, तो 307 दिन के करीब इनका वो है। 307 कितने हो गए, कितने महीने, 10 महीने, तो 10 महीने, हाँ 10 एक्चुअली, ठीक है, ऑलमोस्ट, हाँ 10 महीने हो गए। तो ये एक मॉडरेट मिल्क यील्डर है, जो एवरेज मतलब दूध देती है। इसका क्या कहते हैं, डेली यील्ड जो है ना, वो भी लिख लेना, यहाँ पे डेली यील्ड नहीं लिखी हुई। 35 लीटर देती है, 40 लीटर देती है, ऐसे क्वेश्चन ना सीडीएस में आए हुए हैं, जिन्होंने सीडीएस का पेपर आके देना है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जैसे मुर्रा आई हुई है, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा दूध देती है, तो ये चीज पढ़नी जरूरी होती है, एग्रीकल्चर के ये सेक्शन पढ़ने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? गीर आ सकती है, नीली रावी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, ठीक है, तो हमें ये पढ़नी जरूरी होती है। अगला आपका एक जनरल करंट अफेयर है, ये वैसे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। आपकी श्रीलंका में ना इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। इमरजेंसी किस चीज की है, कि वहां पे खाने की कमी पड़ रही है। खाने की कमी कैसे बढ़ रही है, देखो श्रीलंका के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। जब से आपका कोविड शुरू हुआ है, श्रीलंका की ना इकोनॉमी एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, वो थी टूरिज्म। वहां पे जितना टूरिज्म जाता था, अब देखो होता गया, टूरिज्म क्यों किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है बढ़ाने की, इस पे तुम कितनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करोगे, पर आइलैंड होने के कारण पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आता है। अब अगर तुम श्रीलंका जाओगे, श्रीलंका के अंदर पैसे खर्च करने, कहीं पे स्टे करना है, खाना पीना जो भी करना है, तुम्हें श्रीलंका के रुपी में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, श्रीलंका की भी करेंसी को रुपी कहते हैं, तो वहां की रुपी में तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर तुम श्रीलंका की रुपी में खर्च कर रहे हो, बाहर से तो तुम एक तरह से अपनी जैसे इंडिया से लेट्स सपोज तुम गए, इंडिया से जब तुम श्रीलंका जा रहे हो, तुम्हारी करेंसी तुम किसी से भी चेंज करवाओगे, किसी बैंक से कहीं से भी चेंज करवाओगे,
तुम रुपी दोगे, उसके बदले वो श्रीलंकन रुपी दे देंगे, इंडियन रुपी देके श्रीलंकन रुपी दे देंगे। ये इंटरनेशनल सेटलमेंट ऐसे हो रही होती है कि उन्हें एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट डॉलर में पे कर देती है, जितने उनसे मतलब, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ बैठे बैठे श्रीलंकन रुपी मिल गए। अब इंडियन गवर्नमेंट या तुम्हारे बैंक्स के पास श्रीलंकन रुपी कहां से आए? खुद थोड़ी प्रिंट कर सकते हैं, वही सरकार प्रिंट करेगी। तो हमारी गवर्नमेंट करती क्या है, डॉलर्स देके उनसे उनके रुपये खरीद लेती है कि हमारे यहाँ से टूरिस्ट ने आना है, हम उन्हें बांट देंगे, तुम ये डॉलर में रख लो। यही डॉलर है जो आपके फॉरेक्स रिजर्व बन जाता है। हर कंट्री को ना ये डॉलर ऐसी करेंसीज के रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया से कुछ भी खरीदना है, डॉलर सारी दुनिया से सामान तुम्हें खरीद के दे सकता है। ठीक है, तो इस कारण डॉलर की इसीलिए अहमियत इतनी ज्यादा है कि डॉलर हर चीज तुम्हें खरीद के दे देगा। ठीक है, अब यहां पे फॉरेक्स रिजर्व्स इसी के कारण बनते रहते थे, श्रीलंका का खर्चा निकल जाता था। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसे ऑयल, फूड, ये सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फूड के अंदर भी वीट, शुगर, ये सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट से सामान आता है। पर क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट को 2019 तक, मतलब कोविड से पहले पहले तक टूरिज्म से अच्छी कमाई हो रही थी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ये बैलेंस हो जाता था। पर जब से 2020 आया है, 2020 और अब 21 हो गए, टूरिज्म सारी दुनिया के रुका पड़ा है, क्योंकि फ्लाइट से नहीं चल रही, तो टूरिज्म कहां से आएगा? हर कंट्री ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है, तो वहां पे जब टूरिस्ट नहीं जा रहा, तो वहां पे कमाई नहीं हो रही, सरकार की भी नहीं हो रही, लोगों की भी नहीं हो रही। अब सरकार की जब कमाई नहीं हो रही, लोगों को खाना तो तब भी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि लोगों ने श्रीलंका में 2020 से खाना खाना भी बंद कर दिया। अब खाना तो सरकार को बाहर से खरीद के भी सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या है, सरकार ने अपने जितने भी रिजर्व्स थे वो खर्च करने शुरू किए कोविड के टाइम, कि चलो खत्म हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर ये चलता ही जा रहा है, टूरिस्ट आ नहीं रहा। अब श्रीलंका में ये प्रॉब्लम आई है कि श्रीलंका कहीं बैंकक्रप्ट ना हो जाए, क्योंकि श्रीलंका इतना ज्यादा टूरिस्ट डिपेंडेंट है कि श्रीलंका के अंदर इंडस्ट्रीज ही नहीं है। अब इंडस्ट्रीज का अल्टीमेटली ये फायदा तो होता है ना कि लेट्स सपोज वहां पे अगर आईटी इंडस्ट्री होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती, वो सामान बना के कोविड के टाइम भी तो दुनिया को बेच रहे होते और उससे कमाई आ रही होती। अब वहां कमाई नहीं आ रही, तो फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने वाले होंगे। अब फॉरेक्स रिजर्व्स अगर खत्म हो गए, तो ना ऑयल आएगा ना फूड आएगा, और यही प्रॉब्लम हो रही है कि वहां पे ना लॉन्ग टर्म में फूड इंपोर्ट करना सरकार ने कम कर दिया, जिसके कारण अब मार्केट में क्या हो रहा है, वहां पे महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, हर चीज खाने की चीजें हद से ज्यादा महंगी हो रही है। यानी कि ऐसी इन्फ्लेशन हो रही है जो एक्चुअली, जिसे बाद में हाईवे इन्फ्लेशन कहते हैं, श्रीलंका उसकी तरफ भी जा सकता है। अगर श्रीलंका उसकी तरफ चला गया, इकोनॉमी बर्बाद होती है। देखो आपकी जो इन्फ्लेशन होती है ना, जो महंगाई होती है, हम इसे परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने परसेंट महंगाई हो रही है। दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, MOM या YOY, मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर। मंथ ऑन मंथ का मतलब है कि लेट्स सपोज जैसे 7 अगस्त को आपके किसी भी चीज के, लेट्स सपोज वीट के प्राइजेस क्या थे, मैं बोलूंगे 30 रुपए पर केजी मिल रहा था, तो 7 सितंबर आज तुम गए, तुमने पूछा कि वीट के, मतलब एक जगह से नहीं, पूरे मार्केट सर्वे की जाती है कि सेम डे को इस महीने कितने का मिल रहा है। ये पीछे चलती होती है हमेशा कैलकुलेशन। तो पिछले में आपकी लेट्स सपोज इस महीने 31 रुपए होगी, तो इसे फिर परसेंटेज में निकाल लोगे और बहुत ही छोटा सा फिगर आएगा, सिर्फ 1 रुपए बढ़ा है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है ये। पर अगर वही तुम जाते हो और मार्केट में वो बोले कि 50 की होगी है या 60 की होगी है, तुम देखोगे ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस। ये तो इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगले महीने जाओगे शायद 90 की होगी है। तो ऐसे तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, इतनी तेजी से सैलरीज थोड़ी बढ़ती है जितनी ये महंगाई बढ़ने लगती। तो जब ऐसी इन्फ्लेशन होती है ना, लोगों का अपनी खुद की करेंसी से विश्वास उठने लग जाता है,
क्योंकि तुम्हारी करेंसी की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। आज अगर तुम्हारी करेंसी, मतलब देखो हर महीने तुम्हारी करेंसी की ये वैल्यू गिर रही है करेंसी की। आज तुम एक 30 रुपए लेके जा रहे हो, 30 में कोई सामान मिल रहा है, कल ऑलमोस्ट डबल करेंसी लेके जानी पड़ रही है वही सेम सामान लेने के लिए। तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू एक तरह से इरोड हुई है ना, तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं सेम चीज को लेने के लिए। इसे कहते हैं कि वैल्यू आपकी करेंसी की इरोड हो रही है। ऐसे ईयर ऑन ईयर भी देखा जा सकता है कि सेम साल, मतलब अगला साल सेम डेट सेम महीना कंपेयर करके देखोगे तो एक साल पहले प्राइजेस कितने थे, ठीक है, उसके मुताबिक। क्लियर है? अब इन्फ्लेशन क्या है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट होती है। देखो जब तक सिंगल डिजिट में है ये तब भी बेरेबल होती है, यानी कि जैसे 4% से 6% तो अच्छी मानी जाती है, दिस इज गुड। इसका मतलब है तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखो महंगाई बढ़ने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारी इकोनॉमी की हालत बुरी है। अगर महंगाई बढ़ रही है यानी कि लोग सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, तभी बढ़ रही है। अगर सामान ही नहीं खरीदेंगे, हर कोई बाहर लिख के लगा देगा सेल सेल खरीद लो, क्योंकि किसी का काम ही नहीं चल रहा होगा। अगर वो महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है लोग खरीद रहे हैं। लोग खरीद रहे हैं यानी कि पीछे फैक्ट्रीज बना रही है सामान, और क्योंकि उन्होंने डिमांड और सप्लाई पूरी करनी है ना, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई पूरी करनी है। तो ये 4 से 6% इसे अच्छा माना जाता है, जो इंडिया का टारगेट है इन्फ्लेशन मेंटेन करना। इससे कम गिरती है ना वो भी प्रॉब्लम है। यानी कि तुम्हारी इससे अगर इन्फ्लेशन ना हो, उसका मतलब है कि नौकरियां जाने लग जाएंगी लोगों की, क्योंकि सामान नहीं खरीद रहे लोग। सामान नहीं खरीद रहे तो फैक्ट्री वालों ने सामान बनाना क्यों है? उन्होंने सामान बनाना नहीं तो वर्कर्स क्यों रखे हैं? वो निकाल देते हैं। जैसे 2020 के स्टार्टिंग की न्यूज, आपकी कार कंपनीज ने 70,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिए, 80,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिए। अब एक साथ ही कार इंडस्ट्री में 70-80 हजार यानी कि नौकरियां गई। उसका कारण लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे। ठीक है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाया है कि ये जो मिलेनियल जनरेशन आ गई है इन्हें टैक्सीज पसंद है, ये अपनी गाड़ियां क्यों नहीं खरीद रहे। तो सरकार ने कहा यही है लोग जो फॉल्ट पे हैं, हम तो ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने 30% जीएसटी लगा दी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है 10 लाख की गाड़ी 13 की होगी तो क्या हुआ, ठीक है। पर तुम 13 क्यों नहीं दे रहे हो, उन्हें ये तकलीफ है। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से 70-80 हजार नौकरियां चलेगी। तो वो इन्फ्लेशन उस सेक्टर में नहीं हो रही थी बल्कि गिरने लगी थी। पर अगर ये इससे ज्यादा बढ़ने लग जाए और लेट्स सपोज डबल डिजिट एंटर कर जाए, वो पहला साइन होता है कि इकोनॉमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। 11% से लेके जितना 99% तो जहां मर्जी पहुंच जाए, अगर ये 99 को भी क्रॉस कर गई, ट्रिपल डिजिट में आ गई, यहां पे ये है कि इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, खत्म। उस करेंसी को कोई नहीं रखेगा। मतलब खुद सोच के देखो, तुम जो करेंसी रख रहे हो वो हर पासिंग मंथ, अगर मंथ पे भी लगाएं, उसकी कीमत 100 गुना गिर जाती है। यानी कि आज तुम्हारे पास लेट्स सपोज लाख रुपए थे, ठीक है, महीना निकला, इसकी कीमत, मतलब ये कीमत का मतलब मार्केट में क्या खरीद सकता है। आज लाख रुपए का कुछ लेने गए हो, लाख का बहुत कुछ आ गया। महीने बाद गए हो, मार्केट में सिर्फ उतना को सामान आया जो महीने सिर्फ 1,000 रुपए का जो खरीद सकते थे, वो अब लाख रुपए में आ रहा है। तो कंपेयर करो कि महीने पहले जो 1,000 की वैल्यू थी, आज लाख उसके बराबर पहुंचा बैठा है। एक महीना और निकला, लाख रुपए लेके जाओगे तब 10 रुपए का सामान मिलेगा, यानी कि 1 लाख लेके जाओगे तब एक चिप्स का पैकेट मिलेगा। तो ऐसी करेंसी को कौन रखना चाहेगा जिसका यही नहीं पता कि कल चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, ये होती है हाईवे इन्फ्लेशन, या जब इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर जाती है। ये आपकी हिस्ट्री में कई कंट्रीज के साथ हुआ है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी में एक टाइम ऐसे हालात हो गए थे, तुम्हें पूरा का पूरा बैग भर के लेके जाना पड़ेगा नोटों का, तब जाके तुम वो 12 पीस की ब्रेड खरीद सकते थे। ठीक है,
तो लोग ट्रॉलीज भर के लेके जाते थे, पैसा गिराओगे तब वो 12 पीस की ब्रेड आई। ठीक है, उसके बाद जिम्बाब्वे जो आपकी कंट्री है अफ्रीका में, उसके साथ भी ये हो चुका है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गरीबी का सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि गरीब क्यों है दुनिया में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रिंट करके सबको दे देंगे। अब बात यह है कि अगर सबके पास बराबर पैसे हैं तो हर कोई वो सामान खरीद सकता है जो तुम खरीद सकते हो। लेट्स सपोज कोई 10 लाख की गाड़ी है, आज वो सिर्फ 10 लाख की इसलिए है क्योंकि उसे 10 लाख की बाइंग रेंज वाले खरीद रहे हैं। अगर हर किसी के पास ही 10 लाख की गाड़ी खरीदने का बजट आ गया, वो 10 की नहीं रहेगी, वो 20 की हो जाएगी, क्योंकि नोटों की सप्लाई अब सबके पास 10 लाख है। इतना तो वो सामान नहीं है जितने लोग खरीदने के लिए आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ये अपने आप राइज करता है। ठीक है, इसके बाद ये कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है करेंसी से और हर कोई उस करेंसी को छोड़ने लग जाता है। लेटेस्ट एग्जांपल जो आपकी जो कंट्री है वो है वेनेजुएला, आपके साउथ अमेरिका में पड़ती है। वेनेजुएला की इकोनॉमी 2019 में बर्बाद हो गई थी। ठीक है, वेनेजुएला में भी मतलब यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले फूड प्राइसेस, ये सारी चीजें ये हद से ज्यादा महंगे हो गए, और वेनेजुएला में इस टाइम यही हाल है। अगर तुम्हें एक ब्रेड चाहिए, पूरी ट्रॉली भर के पैसों की लेके जाओ तब जाके मिलेगी। तो फिर क्या होता है, लोग वो करेंसी को छोड़ने लग जाते हैं। ऐसे देशों की आम करेंसी बन जाती है अमेरिकन डॉलर, तो डॉलर की सप्लाई अमेरिका की तरफ से लिमिटेड है। तो इस कारण फिर अपने सेंट्रल बैंक से भरोसा उठ जाता है। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है। वो आरबीआई का मेन काम ही ये है, ये चेक करते रहना कि आपकी इकोनॉमी में कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितने नोट प्रिंट हो रहे हैं, लोगों के पास कितना पैसा है। उसके अकॉर्डिंग आरबीआई फिर मार्केट से खेलता है कि किस तरीके से कब पैसा बढ़ाना है, कब पैसा खींच लेना है। पैसा खींचता कैसे है आरबीआई, लोगों की जेबों से ले जाता है। किसी तरीके से तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के सरकार अपनी साइड लाती है। कैसे, लेट्स सपोज एफडी पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने लग जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट कह देंगे कि इंटरेस्ट रेट 10%, चलो बहुत ज्यादा पैसा तुमने इकोनॉमी से निकालना था, 10%। सबको लगेगा एफडी पे इंटरेस्ट रेट कितना अच्छा मिल रहा है, साल की एफडी करा दो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 साल के लिए उस पैसे को मार्केट से निकाल दिया, क्योंकि सारे इंडिया में कितने लोगों ने एफडी करा दी होगी, कराते कराते ही लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारा पैसा अब 1 लाख अगर बैंक में गया, लेट्स सपोज 1 लाख की एफडी करा दी थी, 1 लाख मार्केट से तो निकल गया ना। अब 1 साल 1 लाख नहीं खर्च होता। और दूसरी एफडी के साथ क्या टेक्निक जुड़ी हुई है कि एक बार जो बंदा एफडी करा लेता है फिर खुलाता ही नहीं है बहुत टाइम तक। तो फिर लॉन्ग टर्म में मनी सप्लाई कंट्रोल में ही रहती है सरकार। अगर सरकार को ये चाहिए कि लोग खर्चा नहीं कर रहे, इंडिया ग्रो नहीं कर रहा, सरकार उल्टी साइड कर देती है, लोन सस्ते कर दो, सब लोन उठाने लग जाएं। लोन उठाने का मतलब एक तरह से तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आया, पर लेट्स सपोज तुमने कोई व्हीकल खरीदा, व्हीकल पे लोन कराया, अब कंपनी को तो पैसा चला गया ना, बैंक से निकल के पैसा मार्केट में तो आ गया, वो कंपनी जहां मर्जी खर्च करे, तो पैसा सप्लाई हो गया। हाँ, कंपनी बैंक में डाल दे, तो कंपनी भी तो कहीं ना कहीं खर्च ही कर रही है, प्रोडक्शन तो कर ही रही है ना कंपनी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है क्योंकि सामान ही नहीं बना। कंपनी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कंपनी 1-1 लाख पे चल रही है कि 5 लाख आएंगे तभी गाड़ी बनाएंगे, अभी रुके रहो, कोई ऑर्डर आएगा तभी देखेंगे। तो कंपनियां तो ये लेके चलती हैं, लेट्स वो 5 साल सेल ही ना हो गाड़ी की, ऐसे तो कंपनी बंद हो जाए। 5 साल में तो चलो बंद ही हो जाएंगी, पर कुछ महीने का तो बैकअप लेके ही चलती हैं, 6-8 महीने तो सरवाइव कर ही जाती है। ठीक है, 6-8 महीने बाद न्यूज आनी शुरू होती है कि क्राइसिस है, फिर और 6 महीने बाद आती है कि अब बस हो गई है, अब बंद हो जाएगी, और तब भी प्रॉब्लम चलती रही, तो बस मतलब 2 साल में कंपनीज बंद हो जाती है। और 2 साल लगातार ऐसे हैवी लॉसेस खाए।
नहीं तो कंपनीज के पास बहुत सेफ्टी नेट होता है कि बहुत साल उन्हें होप होती है कि आगे जाके पिक कर लेंगे। जैसे हार्ले डेविडसन इंडिया में कभी प्रॉफिट में गया ही नहीं, वो 2007-8 से आके बैठे हुए हैं, और 2019 में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा कि बस बहुत हो गया। अब इतने साल घाटा खाया, 10 साल बैठे हैं, प्रॉफिट में नहीं आ रहे। इंडियंस ने अभी भी प्लाटिना खरीदना है, स्प्लेंडर लेना है, ये नहीं लेना है, तो फिर ऑब्वियसली इंडिया की पेइंग कैपेसिटी सबकी थोड़ी है इतनी। हाँ हाँ, वो तो है ही ऑब्वियसली, पर तब भी वही करते करते इंडिया की मतलब हर इंडिया थोड़ी कम से कम 5 लाख की बाइक है, हर इंडियन थोड़ी 5 लाख की बाइक खरीदता फिरेगा। ठीक है, एक्टिवा लाख का आ जाता है, लोगों को लगता है कि चलो गियर भी ठीक है। तो इस कारण इंडिया की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। अब तो ओला ने भी स्कूटर निकाल दिया अपना, वो भी लाख का ही है। ठीक है, तो अब तो लोगों को तेल की भी तो प्रॉब्लम थी, ओला कहता चार्ज कर लो। तो अब एक्टिवा भी गिरेगा, जो अभी तक उसकी सेल थी, सारी मार्केट खत्म होगी अचानक। ये चीजों का बहुत बड़ा कोलैप्स होता है। तो एक्टिवा कोई लॉन्ग रूट पे तो लेके नहीं जाता, शहरों के अंदर ही है मैक्सिमम, जहां जो खरीदता है वहीं रखता है, चार्ज कर लेंगे अगले। ये होता है एक का डिक्लाइन दूसरे का राइज, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। ये इकोनॉमी में लगता है कि कोई नई चीज आएगी वो पुरानों को खत्म कर देगी, अगर वो अडेप्ट ना कर पाए। अगर उन्होंने ई ना निकाले, इलेक्ट्रिक स्कूटर ना निकाले, खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इस टाइम आपका पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत बड़ी मुसीबत से निकल रहा है, और सरकार सबको कह रही है सब ठीक हो जाएगा, पर हालात बहुत ही बुरे हैं। ठीक है, जुलाई 2021 में आपके श्रीलंका के पास सिर्फ 2.8 बिलियन के रिजर्व्स रह गए थे। 2.8 बिलियन कुछ भी नहीं होता, मतलब कई कंट्रीज के लिए है, इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ नहीं है, इंडिया का खर्चा बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जितने हम भी बहुत सारी चीजें बाहर से मंगाते हैं, पर उतना इंडिया कमा भी लेता है, तो बैलेंस आउट कर लेते हैं। पर यहाँ पे जहां ऐसे जो देश है ना, जहां पे जो डिपेंडेंट ही बाहर की रिसोर्सेज पे थे, आप ना पिछले 1 साल का ट्रेंड देखोगे, एक मैं जनरल ट्रेंड बताता हूं। पिछले 1 साल में ना बहुत सारे देशों में सरकारें गिर गई हैं, अराउंड दी वर्ल्ड एक ट्रेंड हुआ है। उसका यही कारण है कि जब आपके कोविड शुरू हुआ, सारी दुनिया में रिस्ट्रिक्शंस लग गई। सारी दुनिया में रिस्ट्रिक्शन लगने के कारण हर देश ना एक तरह से आइसोलेट हो गया। आइसोलेट होने के कारण अब जो देशों में करप्शन हद से ज्यादा थी, और वहां पे सामान की सप्लाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसमें प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्राइजेस तो ओवरऑल सारी दुनिया में ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आइसोलेशन बहुत बुरी चीज है। हमारे सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी पड़ी है, हम अलग अलग होकर रह नहीं सकते अब। पर यहाँ पे जब अब सारी कंट्रीज आइसोलेशन में है, बहुत सारी कंट्री में प्राइजेस हद से ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जैसे श्रीलंका एक एग्जांपल है, लेबनान आपका देश है मिडिल ईस्ट में, वो एक एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद सरकारों से लोगों के मन में गुस्सा था सरकारों के खिलाफ। अब कोविड के टाइम पे एक तो जब वायरस फैले हैं या कोई चीज, लोगों का गुस्सा हद से बाहर निकल गया, लोगों ने सरकारें पलटा दी। जैसे आपकी पिछले वीक के अंदर अंदर कौन सी जगह पे आपकी आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया दुनिया में? कल परसों ही हुआ, 2 दिन पहले ही हुआ। संडे को जब तुम आराम कर रहे थे, कहीं पे किसी प्रेसिडेंट के सिर पे गोली रख के, गन रख के बोला गया कि बैठो, आज से आर्मी चलाएगी देश। अफ्रीका के अंदर देश है गिनी, GUNIE। गिनी में प्रेसिडेंट को हटा के आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, ऐसा ही आपके और भी देशों में हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान, यहाँ पे इनमें से किसी एक देश में भी हुआ था, जहां पे प्रेसिडेंट भागा हुआ था, वो लास्ट ईयर हुआ था।
इसके अलावा बेलारूस में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं। इस साल की बातें कर रहा हूँ कि कोविड के चलते चलते कितने देशों में बहुत ही हाई लेवल के प्रोटेस्ट हो चुके हैं। बेलारूस आपके यूरोप में पड़ता है, वहां पे हो चुके हैं। ठीक है, अफ्रीका के तो बहुत सारे देशों में हो चुके हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है गिनी। साउथ अफ्रीका में तो दंगे भी हो गए थे कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो लोगों के मन में जितना गुस्सा है कहीं ना कहीं वो कोविड के टाइम पे ज्यादा निकल रहा है। दो ट्रेंड बहुत ज्यादा हुए हैं। एक तो सरकारों का सिटीजन्स के ऊपर होल्ड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए सरकारों के पास अनलिमिटेड पावर्स आ गई हैं। और दूसरी साइड पे लोगों का जो गुस्सा है वो इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण वापस फट के भी आ रहा है। तो ये एक जनरल स्टडी इस तरीके से मूव कर रही है। हाँ जी, इस कंट्री तुर्कमेनिस्तान का तो है ना, किसी और का कोई प्रेसिडेंट भागा था। तुर्कमेनिस्तान तो वो है ना, डिक्टेटरशिप है। कोई और देश था, इन्हीं में से ही है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।